वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम एकाइनोडर्म्स के अंदर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा यूनिक करेक्टर है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम सेलोम के अंदर मौजूद होता है और ये एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि ट्यूब्स के ऊपर कंसिस्ट करता है और इस डायग्राम के अंदर इसको ब्लू और येलो कलर से दिखाया गया है। ये माउथ के गिर्द एक रिंग बनाता है और फिर तमाम आर्म्स के अंदर से गुजरता हुआ अल्टीमेटली ट्यूब फीड्स बना देता है। वाटर जो है वो इन तमाम चैनल्स के ज़रिए से सर्कुलेट करता है। वाटर स्टारफिश की बॉडी के अंदर कैसे दाखिल होता है, इसकी अपर सरफेस जो हमें नज़र आ रही है इसको हम एबोरल सरफेस का नाम देते हैं। अगर हम इसको जूम करके देखें, यहाँ पे हमें एक सीव लाइक प्लेट नज़र आती है जिसको कि क्या नाम दिया जाता है, मैड्रीपोराइट का नाम दिया जाता है और इस सी प्लेट के ज़रिए से वाटर स्टारफिश की बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है। इस वाटर की वजह से जो मोटाइल स्पीशीज़ होती हैं उनकी बॉडी में जो आर्म्स हैं उनको मूव करवाया जाता है। इनको मूव कैसे करवाया जाता है, हमें ब्लू कलर में यहाँ पर बहुत सारी ट्यूब फीड्स नज़र आ रही हैं। ट्यूब फीड्स कैसे काम करती हैं? वाटर वेस्कुलर सिस्टम के ज़रिए से जब इन ट्यूब फीड्स के अंदर वाटर आ जाता है तो इनको कॉन्ट्रैक्ट करवा के वाटर को बाहर की तरफ एक्सपेल करवाया जाता है, जिसकी वजह से जेट प्रोपल्शन क्रिएट होती है और स्टारफिश का जो आर्म होता है वो मूव करना शुरू कर देता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि बहुत सारे ट्यूब फीड मौजूद हैं, तो जब ये सारे कॉरस्पॉन्डिंगली एक्ट करते हैं उसकी वजह से पूरा जो आर्म होता है वो मूव करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से नर्वस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए इन तमाम ट्यूब फीड्स के अंदर एक कोऑर्डिनेशन लेके आते हैं और इस कोऑर्डिनेशन के रिजल्ट में जेट प्रोपल्शन जो करवाई जाती है उसके ज़रिए से स्टारफिश एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। हर जो ट्यूब फीड है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये कहाँ पे मौजूद होती है, ये आर्म के अंदर जो ग्रूव्स मौजूद होती हैं वहाँ पे पाई जाती हैं। अगर हम एक दफ़ा दोबारा से इस मैकेनिज़्म को देखें तो मैड्रीपोराइट के ज़रिए से वाटर जो है वो बॉडी के अंदर चला जाता है और वाटर वेस्कुलर सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद इसको तमाम आर्म्स के अंदर मूव करवाया जाता है और मूव करवाने के बाद अल्टीमेटली इसको ट्यूब फीड तक पहुंचा दिया जाता है। ट्यूब फीड से इसकी प्रोपल्शन करवाई जाती है जिसकी वजह से एक पुल क्रिएट होता है और पूरी स्टारफिश जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ईजिली मूव करती है। क्योंकि ये सारा जो सिस्टम है इसके अंदर वाटर को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए इसको वाटर वेस्कुलर सिस्टम का नाम दिया जाता है। ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम की अगर बात की जाए तो एकाइनोडर्म्स के अंदर लो डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, यानी कि इनके अंदर जो ऑर्गन डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो सकी है। अलबत्ता इनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं डाइजेशन के लिए भी और रिप्रोडक्शन के लिए भी। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे जो येलो कलर है इसके अंदर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है और इस आर्म के अंदर ग्रीन कलर के अंदर आपको गोनेड्स नज़र आ रहे हैं। गोनेड्स जो हैं ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा हैं, जबकि जो येलो कलर है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखाया गया है। तो इनके पास डाइजेशन और रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, जबकि किसी तरह के भी कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए इनके पास नहीं पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा पुअरली ऑर्गेनाइज होता है, वो भी कोई बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर सका। नर्वस सिस्टम। एकाइनोडर्म्स के पास जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा पुअरली डेवलप्ड होता है, यानी कि इनके पास कोई बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता। इनके पास किसी किस्म का कोई ब्रेन नहीं होता, जबकि इनके पास सिर्फ एक नर्व रिंग पाया जाता है जो कि इनके फेरेंजियल रीजन के गिर्द मौजूद होता है, जिसकी मदद से कोऑर्डिनेशन का काम किया जाता है। रिप्रोडक्शन। इनके जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होती है हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक स्टारफिश मौजूद है। अगर इस स्टारफिश को दो हिस्सों में कट कर दिया जाए तो हमारे पास दो सेक्शन हासिल होंगे। एक को हम सेक्शन ए का नाम दे देते हैं और दूसरे को हम सेक्शन बी का नाम दे देते हैं।
यहाँ पर हमारे पास सेक्शन ए मौजूद है, जबकि यहाँ पर हमारे पास सेक्शन बी मौजूद है। इन ऑर्गेनिजम्स में होता क्या है, अगर हम सेक्शन ए को देखें तो इसके पास 2 आर्म्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। तो सेल डिवीजन के रिजल्ट में ये जो 2 आर्म्स हैं ये टाइम के साथ साथ डेवलप होंगी और अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से जो सेक्शन बी है इसके पास 3 आर्म्स जो हैं वो नहीं हैं। ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन होगी, सेल्स डिवाइड होते चले जाएंगे और ये अपने जो लॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं इनको दोबारा ग्रो करवा लेंगे। तो ये ऑर्गेनिज्म भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। ये जो सारा मैकेनिज्म होता है इसको हम रीजनरेशन का नाम देते हैं। ये कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है, ये एकानोडर्म्स के अंदर स्टारफिश, सी क्यूकम्बर, सी लिली, ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन के अंदर पाया जाता है। एकानोडर्म्स जो होते हैं ये कंपैरेटिवली सिंपल होते हैं, किस एतबार से, अपनी स्ट्रक्चर के लिहाज से, ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से और फिजियोलॉजी के लिहाज से। अगर इनकी लोकेशन को देखा जाए तो ये एनेलिड वर्म से स्लाइटली बिलो जो है इनसे भी थोड़ा सा नीचे लोकेशन को डिज़र्व करते हैं, जबकि अगर इनकी एक्चुअल लोकेशन जहाँ पे इनको रखा गया है उसको देखा जाए तो हमने इनको इनवर्टिब्रेट फाइलास में सबसे ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट पे जगह दी है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस पाई जाती है कॉर्डेट से। जैसा कि दोनों फाइलास में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो हो रही होती है उसके दौरान रेडियल क्लीवेज पाई जाती है। ब्लास्टोपोर जो होता है ये एनस बनाता है इन एकानोडर्म्स एज वेल एज इन कॉर्डेट्स, यानी कि ये दोनों जो हैं वो क्या होते हैं, ड्यूटोस्टोम होते हैं। यहाँ पे ये जो लोकेशन है ये क्या है, ये ब्लास्टोपोर है और ये फ्यूचर में जाके क्या बनाती है, एनस बनाती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ब्लास्टोपोर फ्यूचर में जाके एनस बनाता है इनको हम ड्यूट्रोसोम्स का नाम देते हैं और ये क्वालिटी एकानोडर्म्स में भी पाई जाती है और कॉर्डेट्स में भी मौजूद होती है। तीसरी जो इनके अंदर सिमिलैरिटी पाई जाती है वो है बायोकेमिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जैसे मौजूद होते हैं, जैसा कि एकानोडर्म और कॉर्डेट्स दोनों के अंदर फॉस्फोक्रिएटिन मौजूद होता है, जो कि कॉर्डेट्स के अंदर नॉर्मली मसल्स के अंदर पाया जाता है। एकानोडर्म्स की अगर कॉमन एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो है एस्टेरियस, जिसको कॉमन लैंग्वेज में स्टारफिश का नाम दिया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास सी अर्चिन की आ जाती है, देन सी क्यूकम्बर, केक अर्चिन, ब्रिटल स्टारफिश। ये तमाम ऑर्गेनिजम्स फाइलम एकानोडर्मेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स होने के बावजूद एकानोडर्मेटा के ऑर्गेनिजम्स इनवर्टिब्रेट्स के साथ क्लोज रिलेशनशिप शो नहीं करते हैं, बल्कि इनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो हेमिकॉर्डेटा वाली पाई जाती हैं। इसीलिए इनकी जो एफिनिटीज़ हैं वो हेमिकॉर्डेटा के साथ होती हैं, जैसा कि फॉर्मेशन ऑफ सिलोम। हेमिकॉर्डेटा और एकानोडर्म्स दोनों ही जो हैं वो सिलोम बनाते हैं और सिलोमेट्स हैं। रिटेंशन ऑफ ब्लास्टोपोर एज द साइट ऑफ फ्यूचर एनस, यानी कि क्या होना, ड्यूट्रोस्टोम होना। इनके अंदर जो ब्लास्टोपोर है ये आगे चल के क्या बनाता है, ये फ्यूचर एनस क्रिएट करता है। इन दोनों फाइला के अंदर ब्लास्टोपोर के जो करीबी सेल्स होते हैं वो किस चीज़ को एराइज करते हैं, उनसे मेसोडर्म को एराइज किया जाता है। यहाँ पे जो ब्लास्टोपोर के करीबी सेल हैं उनके अंदर इन्वेजिनेशन होती है और उनसे मेसोडर्म को एराइज किया जाता है। दोनों फाइला के पास ही मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन मौजूद होता है, जबकि एक्सोस्केलेटन ऐसे स्केलेटन को कहा जाता है जो कि एक्टोडर्म से बना हुआ हो। लेकिन इनके पास जो स्केलेटन पाया जाता है वो क्योंकि एंडोडर्म से एराइज किया गया है इसलिए हम उसको एक्सोस्केलेटन का नाम नहीं दे सकते, बल्कि हम उसको एंडोस्केलेटन का नाम देते हैं।
ये जो तमाम रिजेम्बलेंस है दोनों फाइलास के अंदर, ये ना तो एक्सीडेंटल है और ना ही कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से है, बल्कि ये किस वजह से है, ये इसलिए है क्योंकि इन दोनों फाइलास के जो एंसेस्टर हैं वो सेम हैं। ये दोनों कॉमन एंसेस्टर से अराइज हुए हैं, इसीलिए इनके अंदर इतनी सारी सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होती है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ऐसी एवोल्यूशन को कहा जाता है जिसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म सेपरेटली इवॉल्व करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो सिमिलर होते हैं। ये एक्सीडेंटली होता है, जबकि यहाँ पे ना तो एक्सीडेंटल सिमिलरिटीज़ मौजूद हैं और ना ही कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से इनकी क्वालिटीज़ सेम हैं, बल्कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर्स कॉमन हैं। इसके अलावा एकोनोडर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज रिजेम्बलेंस शो करते हैं कॉर्डेट्स के साथ भी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों के पास मीजोडर्मल स्केलेटन पाया जाता है और दोनों ही ड्यूट्रोस्टोमस हैं। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर जो ब्लास्टोपोर है वो फ्यूचर में किस चीज़ को एराइज करता है? एनस को एराइज करता है। और लास्ट में एकोनोडर्म्स और लोअर कॉर्डेट्स जो होते हैं, इनकी अर्ली डेवलपमेंट बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर होती है। यही वजह है कि इनको फाइलम एनिलिडा के साथ जगह नहीं दी गई, बल्कि इनको इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ऊपर यानी कि फाइलम कॉर्डेटा के सबसे करीब रखा गया है।